हेलो एकलव्यंस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। हमारी किताब चल रही थी कक्षा 9 की राजस्थान अध्ययन, जिसका नाम है राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन और शौर्य परंपरा। इस किताब का हमने पहला चैप्टर जो चल रहा था हमारा, वो था 18 सितंबर की क्रांति। उसका हमने एक वीडियो कल भाग में, एक क्लास हमारी कल हो चुकी है और आज हम इसी क्लास को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज हमारी सेकेंड क्लास है और उस क्लास के अंदर हमने क्या पढ़ा था थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। हमने सबसे पहले पढ़ा था कि किस प्रकार से दिल्ली के अंदर मुगल साम्राज्य का धीरे धीरे पतन होता है और औरंगजेब की मृत्यु के बाद पूरी तरह से मुगल साम्राज्य ध्वस्त हो गया था। इतने में क्या होता है, धीरे धीरे दक्षिण भारत से मराठा शक्ति ऊपर उठती हुई आ रही थी। मालवा और गुजरात को जीतने के बाद मराठा ने राजस्थान में प्रवेश किया था और राजस्थान में सबसे पहले बूंदी में प्रवेश किया, धीरे धीरे आंतरिक हस्तक्षेप किया। फिर उन्होंने लूटमार की नीति अपनाई थी यहाँ पे मारवाड़ में और जयपुर में, ऐसे करके अलग अलग रियासतों पर उन्होंने धीरे धीरे अपनी आंतरिक घुसपैठ थी वो प्रारंभ कर दी थी। उस प्रकार धीरे धीरे फिर किस प्रकार से राजपूत राजाओं ने सम्मेलन एकत्रित किए और मराठों से संघर्ष किया, इस बारे में पूरी कहानी हमने पढ़ी थी। और लास्ट में हमने देखा था कि कैसे मराठों का पतन धीरे धीरे हो जाता है और फिर धीरे धीरे अंग्रेजों का प्रभुत्व राजस्थान की ओर बढ़ रहा था। ये हमने यहाँ तक देख लिया था। अब इसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं और मैंने आपको बता दिया हम कैसे पढ़ रहे हैं। आप राजस्थान अध्ययन की जो किताब है कक्षा 9 की, उस किताब को लेके बैठ जाइए या फिर आपके पास में अगर इसकी PDF है तो PDF खोल के बैठ जाइए। हम एक एक लाइन को लाइन बाय लाइन समझते हुए पढ़ेंगे और जो इसमें से जो अपने एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होगा उन सब को कंटेंट को हम शॉर्ट नोट्स में लिखते रहेंगे। ये हमारा तरीका रहेगा पढ़ाने का, ठीक है। चलिए अब लाइन बाय लाइन आप किताब खोल के बैठ जाइए या PDF हो तो PDF खोल के बैठ जाइए। मैं लाइन बाय लाइन पढ़ता रहूँगा, उसमें जो इंपॉर्टेंट लाइनें हैं हमारी उसको हम यहाँ लिखेंगे और आपको समझाता रहूँगा। चलिए शुरू करते हैं। अगला पैराग्राफ है आपके, उसमें पहली लाइन है, राजस्थान के राज्यों में उत्तराधिकार के संघर्ष और सामंती प्रतिस्पर्धा के कारण उनकी राजनीतिक स्थिति कमजोर हो गई। यानी कि क्या हो गया दोस्तों कि राजस्थान के अंदर लोगों में, अपने यहाँ के राजाओं में उत्तराधिकार को लेके संघर्ष हो रहा था और यहाँ पे सामंतों के बीच में भी लड़ाइयाँ हो रही थी। कोई सामंत किसी और रियासत को जा रहा था, कोई क्या कर रहा था। तो सामंतों के अंदर और यहाँ के राजाओं के अंदर, राजाओं में उनके उत्तराधिकार यानी कि अगला राजा कौन बनेगा, इसको लेकर यहाँ पे आंतरिक प्रतिस्पर्धा चल रही थी। 1791 ईस्वी में अंबाजी इंगले ने मेवाड़ के महाराणा का सहयोग दिया। ये आपको ध्यान रखना है। एक एक लाइन हम लिख देते हैं जो इंपॉर्टेंट है वो। देखिए, अंबाजी इंगले इन्होंने क्या किया। अंबाजी इंगले, देखो जो अंबाजी इंगले है इन्होंने ये क्या करते हैं, 1791 के अंदर मेवाड़ के महाराणा का सहयोग करते हैं। 1751 में मेवाड़ का जो भी महाराणा था उसका क्या किया, इन्होंने सहयोग किया। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई मेरी पहला पॉइंट। अब देखो सहयोग क्यों किया, क्योंकि इन्होंने क्या किया कि मेवाड़ का जो महाराणा था उसको अपने आसपास के एरिया जितने में मदद की। मेवाड़ के महाराणा का सहयोग किया अंबाजी इंगले ने और इनकी मदद से जो वहाँ के महाराणा थे उन्होंने डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ इन क्षेत्रों को अपने अधिकार में कर लिया। परंतु रियासती घरानों के आपसी वैमनस्य के कारण अंबाजी इंगले पूर्ण सफलता नहीं पा सका। अंबाजी इंगले ने पूरी कोशिश की थी कि वो मेवाड़ में घुसे, मेवाड़ से धीरे धीरे आसपास की रियासतें जीते और ऐसे करते करते राजस्थान पर कब्जा कर पाए। लेकिन यहाँ के राजाओं के ही आपस में इतने अच्छे संबंध नहीं थे, उसके कारण अंबाजी इंगले को यहाँ पे सफलता हासिल नहीं हो सकी। 1795 ईस्वी में मेवाड़ पर चुंडावतों का अधिकार हो गया। अब धीरे धीरे क्या होता है, जो आके रियासतों को लेकर मैंने आपको शुरू में बता दिया कि सामंतों के मध्य संघर्ष चल रहा था, प्रतिस्पर्धा चल रही थी। तो यहाँ पे क्या होता है, मेवाड़ पर जो महाराणा का कब्जा था उसको हटाते हुए धीरे धीरे यहाँ पे चुंडावतों ने अधिकार कर लिया। किसने अधिकार कर लिया, चुंडावतों ने। आपको ध्यान रखना है 1795 के अंदर मेवाड़ पर चुंडावतों का अधिकार हो गया। 1795 में मेवाड़ पर किसका अधिकार होता है, चुंडावतों का अधिकार। जो चुंडा के वंशज थे उनके चुंडावतों का क्या हो गया, अधिकार हो गया। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखो, ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको लिखवा रहा हूँ, जो इम्पोर्टेंट नहीं है उनको मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। दोनों आपको ध्यान रखना है।
अब क्या होता है कि अतः उनका अन्य शासकीय समूहों के साथ संघर्ष शुरू हो गया। मेवाड़ पर चुंडावतों ने अधिकार कर लिया तो उनके अब मेवाड़ के जो राणा महाराणा थे उनके साथ संघर्ष हो रहा है। यानी कि उदयपुर में क्या हो रहा है, मेवाड़ में क्या हो रहा है कि यहाँ के जो चुंडावत थे, जो सामंत थे पहले, चुंडावतों के बीच में और यहाँ के महाराणा के बीच में संबंध खराब हो गए हैं। 1802 में अमीर खां पिंडारी ने नाथद्वारा पर अधिकार कर लिया। अब मेवाड़ का ही एक राज्य, मेवाड़ का जो एक इलाका है वो है नाथद्वारा। नाथद्वारा राजस्थान में पड़ता है, अरे नाथद्वारा राजसमंद में पड़ता है। तो नाथद्वारा के ऊपर ये जो आंतरिक संघर्ष चल रहा था मेवाड़ के जो महाराणा थे उनके बीच में और सामंतों के बीच में, चुंडावतों के बीच में, उसको देखते हुए तीसरे आदमी ने फायदा उठा लिया। तीसरा आदमी कौन था? अमीर खां पिंडारी। तो 1802 में अमीर खां पिंडारी ने नाथद्वारा पर अधिकार कर लिया, ये आपको ध्यान रखना है। 1802 में अमीर खां पिंडारी ने, कौन सा खां? अमीर खां पिंडारी। ये अमीर खां दूसरा है, वो अपने वाला, मतलब वो वाला आमिर खान नहीं है जो आप टीवी में देखते हो, वो नहीं हो। अमीर खां पिंडारी ने किस पर? नाथद्वारा पर अधिकार कर लिया। कौन सा द्वारा? नाथद्वारा। नाथद्वारा का है राजसमंद में। नाथद्वारा पर अधिकार कर लिया। किसने कर लिया? अमीर खां पिंडारी ने। क्यों कर लिया? क्योंकि आपको पता है कि यहाँ के चुंडावतों में और यहाँ के जो राजा थे, महाराणा थे, उनके बीच में संघर्ष चल रहे थे, इसलिए तीसरे आदमी ने फायदा उठा लिया। भीम सिंह रियासती घरानों के आपसी वैमनस्य को नियंत्रित नहीं कर पाए और उस समय मेवाड़ के महाराणा कौन थे? तो भीम सिंह थे। याद रखना कौन थे उस समय? भीम सिंह थे। 1803 ईस्वी में मेवाड़ के शासक ने जयपुर नरेश के माध्यम से अंग्रेजों से संधि करने का प्रयास किया। अब भीम सिंह, ये जो रियासती घरानों का जो आपस में जो झगड़े चल रहे थे, जो मेवाड़ के महाराणा के बीच में और यहाँ के जो सामंत थे, चुंडावत थे, उनके बीच में संघर्ष चल रहे थे, इसको भीम सिंह कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। इसलिए क्या किया? 1803 में जो मेवाड़ के राजा थे उन्होंने जयपुर नरेश यानी कि जयपुर के जो राजा थे उनके साथ मिलकर अंग्रेजों से संधि कर ली। अंग्रेजों से संधि का प्रयास किया। संधि का क्या किया? प्रयास किया, लेकिन वो असफल रहे थे। ये आपको ध्यान रखना है। तो ध्यान रखना 1803 में मेवाड़ महाराणा ने, जो मेवाड़ के महाराणा थे, उन्होंने, मेवाड़ महाराणा ने अंग्रेजों से संधि का, अंग्रेजों से संधि का प्रयास किया। क्या किया? खाली प्रयास ही किया था, लेकिन ये प्रयास सफल नहीं हो पाया, ये हो गया असफल। क्या हो गया? असफल हो गया। ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखो, अब इसके बाद क्या होता है? 1793 ईस्वी से 1813 ईस्वी के मध्य जोधपुर की अव्यवस्था का मुख्य कारण सामंती प्रतिस्पर्धा, संकीर्णता एवं उत्तराधिकार का संघर्ष था। मैंने आपको बताया कि मेवाड़ में क्या कंडीशन बन गई थी? एक तरफ चुंडावत, एक तरफ यहाँ के महाराणा। यही कंडीशन, ऐसी ही कंडीशन, सेम कंडीशन, ये जो प्रतिस्पर्धा हो रही थी सामंतों के और राजा के बीच में, ऐसी कंडीशन कहाँ बनी थी? मारवाड़ के अंदर भी बनी थी। मारवाड़ यानी कि जोधपुर वाला इलाका, तो वहाँ भी बनी थी 1793 से 1813 ईस्वी के मध्य। ये भी आपको ध्यान रखना है। 1793 से 1813 में मारवाड़ में सामंती यानी कि सामंतों के बीच में, सामंती प्रतिस्पर्धा यानी कि सामंतों के बीच में प्रतिस्पर्धा प्लस क्या हो रहा था? उत्तराधिकार संघर्ष। उत्तराधिकार के लिए संघर्ष की, अगला राजा कौन बने उसके लिए संघर्ष चल रहा था। ये आपको ध्यान रखना है। ये कंडीशन मेवाड़ में भी बनी और यही कंडीशन कहाँ बनती है? मारवाड़ में भी बनती है। अब क्या होता है कि दोनों ही पक्षों ने भाड़ूत सैनिकों को ऊंची धनराशि देकर अपनी ओर मिलाने का प्रयास किया। परिणामतः राज्य आर्थिक संकट में आ गया। मारवाड़ में ये कंडीशन जो बन रही थी, इसकी वजह से क्या हुआ? मेवाड़ के राजाओं के बीच में और यहाँ के सामंतों के बीच में जो ऐसे झगड़े चल रहे थे, मारवाड़ की बात कर रहा हूँ मैं, मारवाड़ के राजा और यहाँ के सामंतों में जो झगड़े चल रहे थे, उन्होंने क्या किया? भाड़े पर सैनिक लिए, पैसा दे के सैनिक लिए और इतना पैसा लुटा दिया कि सैनिक, इतने पैसे लुटा के सैनिक खरीद लिए कि यहाँ का जो राज्य है मारवाड़ राज्य, वो आर्थिक संकट में पड़ गया। ये आपको ध्यान रखना है। तो मारवाड़ राज्य क्या हो गया था? इस समय आर्थिक संकट में आ गया था। किस में आ गया था? आर्थिक संकट में। आर्थिक संकट में कौन आ गया? मारवाड़ राज्य। क्यों आ गया? तो मैंने आपको बता दिया कि क्या हो गया था उस समय यहाँ के सामंतों में और यहाँ जो महाराणा थे उनके बीच में क्या होता है? संघर्ष। यहाँ जो राजा थे और यहाँ सामंत थे उनके बीच में संघर्ष चल रहा था। तो पहले आप यहाँ तक समझ चुके होंगे, तो आप पहले इतना नोट कर लीजिए और आप इतना पहले नोट कर लीजिए या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं।
चलो, अगर आपके यहाँ तक हो गया हो तो आगे हम देखते हैं। तो आगे कुछ और बातें आती है, जैसे क्या होता है कि राजस्थान के शासकों ने मराठों के बढ़ते आतंक से मुक्ति पाने के लिए मराठों के शत्रु, यानी कि कौन, मराठों के शत्रु कौन थे उस समय, अंग्रेज। तो अंग्रेजों से मित्रता करने का प्रयास शुरू कर दिया। किसने? अब देखो, राजस्थान के अंदर अंबाजी इंगले कौन थे? मराठा थे। तो उन्होंने धीरे धीरे राजस्थान में घुसपैठ की। मेवाड़ में पहले ऐसे कंडीशन कर दी, वही कंडीशन फिर कहाँ हो गई, मारवाड़ में हो गई। तो इस कंडीशन से बचने के लिए यहाँ के जो राजस्थान के राजा थे उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों से मदद मांगी। क्यों? क्योंकि अंग्रेज उस समय मराठों के बहुत बड़े शत्रु हुआ करते थे। सर्वप्रथम जयपुर के महाराजा पृथ्वी सिंह ने 1774 ईस्वी में अपने एक प्रतिनिधि को गवर्नर जनरल के पास भेजा और अंग्रेजों से मैत्री की इच्छा प्रकट की। अब यहाँ से पूरी बात आती है अंग्रेजों की और राजपूत राजाओं की। तो एक काम करते हैं, हम हेडिंग बना के इसको अलग से लिखते हैं, अलग ही टॉपिक हम शुरू करते हैं इसमें। तो आपको हेडिंग बना के अलग से लिख देना है। ये हमारा नया टॉपिक शुरू होगा अब, मतलब अंग्रेजों के साथ शुरू होगा, लेकिन टॉपिक वही चल रहा है अपने, लेकिन इसको हेडिंग बना के अब अलग से लिखते हैं ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहे इसमें। तो अब अंग्रेजों से आप ऐसे लिख दीजिए खाली, अंग्रेज व राजपूत। ठीक है, राजस्थान के जो राजपूत है उनके बीच में क्या क्या कंडीशन थी अंग्रेजों के दोनों को, इन पॉइंट को हम अपन आराम से एक एक करके पढ़ते हैं और लिखते रहते हैं। देखो, सबसे पहले ये बात करें तो सबसे पहले जयपुर का जो महाराजा था पृथ्वी सिंह, उसने 1776 में एक प्रतिनिधि को गवर्नर जनरल के पास भेजा। यानी कि पृथ्वी सिंह ने क्या किया, 1774 में गवर्नर जनरल जो थे उनके पास अपना एक प्रतिनिधि भेज दिया और अंग्रेजों से संधि करने का प्रस्ताव भेजा कि हमें अंग्रेजों से संधि करनी है। इसके बाद में पहले तो आमेर यानी कि जयपुर के राजा ने कर दिया पृथ्वी सिंह ने, फिर जोधपुर राज्य के जो राजा थे उसने भी ऐसा ही किया, लेकिन वो संधि नहीं कर पाया। 1803 में अपनी नीति में बदलाव कर दिया, किसने? अंग्रेजों ने, और राजपूत राज्यों से संधि करने के लिए अंग्रेज भी राजी हो गए। तो ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, सबसे पहला पॉइंट, सर्वप्रथम जयपुर राजा कौन था उस समय? पृथ्वी सिंह। कौन था? पृथ्वी सिंह ने सबसे पहले जयपुर के जो राजा थे पृथ्वी सिंह ने, उसने 1774 में, कब? 1774 में अंग्रेजों से संधि करने का, किससे? अंग्रेजों से क्या करने का? संधि का प्रयास किया। क्या किया? प्रयास किया। किसने किया? तो पृथ्वी सिंह ने। कब किया? 1774 में। कहाँ का राजा है ये है जयपुर का राजा। ऐसा ही प्रयास किसने किया था? तो जोधपुर राज्य ने भी किया। ठीक है, प्रयास किया वो, ये सर्वप्रथम हो गया। इसके बाद में जोधपुर यानी कि मारवाड़, जोधपुर ने भी ठीक है अंग्रेजों से संधि का प्रयास किया। लेकिन ध्यान रखना, दोनों ही प्रयास उस समय असफल हो गए थे, क्योंकि अंग्रेजों की ऐसी कोई नीति थी कि राजपूतों की मदद करे, ऐसा कुछ उस समय कोई नीति उनकी नहीं थी। लेकिन 1803 ईस्वी में अंग्रेजों की जो नीति थी उसमें अंग्रेजों ने परिवर्तन कर दिया और 1803 में अंग्रेजों ने संधि करना शुरू कर दिया। तो एक राजपूतों के साथ संधि करने की शुरुआत अंग्रेजों ने कब की? 1803 में। ये आपको ध्यान रखना है। 1803 में अंग्रेजों ने राजपूत राज्यों से संधि की नीति शुरू की। क्या की? शुरू की। यह आपको ध्यान रखना है कि राजपूत राज्यों से संधि करने की जो नीति थी वो किसने कब शुरू की थी? तो 1803 में। किसने? तो अंग्रेजों ने। एक बार आपके यहाँ तक हो जाए तो आप पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर हम इसके आगे लिखते हैं। एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि नवंबर 1803 में एक सेनापति था अंग्रेजों का, लॉर्ड लेक। कौन था?
लॉर्ड लेक। कहाँ का सेनापति? अंग्रेजों का सेनापति। कौन था? लॉर्ड लेक। इसने क्या किया? तो नवंबर 1803 में इसने क्या किया कि राजस्थान की जो उत्तरी सीमा है, राजस्थान की उत्तरी सीमा यानी कि हनुमानगढ़, गंगानगर, वो वाला जो इलाका है, उस इलाके पर एक जगह पड़ती है लासवाड़ी। कौन सी जगह? लासवाड़ी। तो लासवाड़ी के मैदान में सिंधिया जो थे, मराठा राजा सिंधिया, मतलब मराठा जो थे सिंधिया, उनको हरा दिया था। उनके साथ एक युद्ध हुआ, लासवाड़ी का युद्ध। ये उत्तरी सीमा पर पड़ता है, यानी कि राजस्थान के उत्तर वाले जो एरिया है वहाँ पे पड़ता है लासवाड़ी। और लासवाड़ी के मैदान में अंग्रेजों ने, यानी कि जो लॉर्ड लेक है, इसने सिंधिया को हराया था। ये आपको ध्यान रखना है। तो नवंबर 1803 में लॉर्ड लेक ने कहाँ पे? तो लासवाड़ी में, लासवाड़ी युद्ध में किसको हराया? सिंधिया को हराया। किसको? सिंधिया को ने मराठा, सिंधिया को हराया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ तक घटना हो गई। अब क्या होता है? मराठा और अंग्रेजों के बीच में संघर्ष चल रहा है, क्योंकि अंग्रेजों की एंट्री किसने करवाई है? राजपूत राजाओं ने। अंग्रेज आ गए हैं। अंग्रेज क्यों आए? क्योंकि राजपूत राजा परेशान हो गए थे। किससे? मराठों से। तो मराठों से परेशान हो गए राजपूत राजा ने मदद मांगी अंग्रेजों से। अब अंग्रेजों और मराठों के बीच में भिड़ंत चल रही है, जिसकी शुरुआत अभी हो चुकी है। अब देखो आगे क्या होता है। तो आगे मराठों की इस पराजय ने, यानी कि अब जो मराठा हार चुके हैं, इससे राजपूत शासकों के लिए मराठों की अधीनता से मुक्ति का स्वर्णावसर प्रदान कर दिया। यानी कि अब राजपूत राजा खुश हो गए। क्यों खुश हो गए? क्योंकि उनको लगा कि अब तो मजे ही मजे आ गए। क्यों मजे आ गए? क्योंकि अब अंग्रेज आ चुके हैं और अंग्रेजों ने मराठों को हरा दिया है। यानी कि मराठों को भी कोई हरा सकता है। और कौन हरा सकता है? तो अंग्रेज। यानी कि हमको अंग्रेजों की मदद लेनी चाहिए। ऐसा कौन सोचने लगे? ऐसा यहाँ के राजपूत राजा सोचने लगे। अब 1803 ईस्वी की संधि की शर्तों में तय किया गया कि दोनों एक दूसरे के प्रति मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखेंगे। यानी कि 1803 में संधि की शुरुआत हो गई। किसके ने की? अंग्रेजों ने। किसके साथ? राजपूत राज्यों के साथ। अब इन्होंने एक शर्त रखी। शर्त क्या थी? कि दोनों अपने अपने मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखेंगे, यानी कि अंग्रेजों के साथ और राजपूतों की दोनों अपने आपस में मैत्रीपूर्ण संबंध रहेंगे, दोस्त बन के रहेंगे। कंपनी इन राज्यों से खिराज नहीं लेगी। खिराज एक प्रकार का कर होता है जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि अंग्रेज यहाँ की रियासतें वसूल नहीं करेंगे। ये दूसरी शर्त। तीसरी शर्त क्या हो गई? कि आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप नहीं करेगी। कौन नहीं करेगी? ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर अंग्रेज। इन राज्यों की सुरक्षा का दायित्व किस पर होगा? कंपनी पर होगा। और अन्य राज्यों से विवाद कंपनी की सहायता से सुलझाए जाएंगे। ये कुछ संधियाँ थी, तो ये आपको ध्यान रखना है। जो 1803 में अंग्रेजों ने राजपूत राज्यों से संधि की नीति शुरू की थी, ठीक है, और उसी के आगे एक युद्ध होता है। तो जो अंग्रेजों की नीति थी उसके बारे में लिखते हैं। अंग्रेजों की संधि नीति, संधि करने की जो नीति थी। अब इसमें नीति की शर्तें कर दो आप। नीति की शर्तें किसके साथ थी? राजपूत राज्यों के साथ। अब एक एक करके सारी शर्तें लिख दो। पहली शर्त तो ये थी कि जो भी राजपूत राजा है वो क्या करेंगे, मतलब जो अंग्रेज और राजपूत है दोनों मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखेंगे। देखो कैसा, पहला है मैत्रीपूर्ण संबंध, ये पहली शर्त थी। सेकेंड शर्त थी इसमें क्या थी? वो सेकेंड शर्त थी कि कंपनी इन राज्यों से खिराज नहीं लेगी। जो EIC लिखा है मैं शॉर्ट में, ईस्ट इंडिया कंपनी खिराज नहीं लेगी। किससे नहीं लेगी? तो जो राज्य इनकी इसके अंदर स्वीकार कर लेंगे उसकी, या जो राज्य संधि कर लेंगे उनकी। अब तीसरा क्या होता है इसमें? तो तीसरा होता है कि जो कंपनी है वो आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। ठीक है, तो आंतरिक मामले होंगे, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। कौन नहीं करेगी? तो वही अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी। हस्तक्षेप चलो लिख देता हूँ मैं, हस्तक्षेप नहीं करेगी। कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी। अब चौथी शर्त क्या रखी गई? तो चौथी शर्त रखी गई कि जो राज्यों की सुरक्षा का दायित्व होगा वो कौन किस पर होगा? कंपनी पर होगा। ठीक है, तो सुरक्षा का दायित्व ये किस पे होगा? ये होगा कंपनी पर, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि अंग्रेजों पर होगा। और पांचवी जो इसमें थी वो बात ये थी कि राज्यों से जो भी विवाद होगा, राज्यों के आपसी विवाद, उसमें मदद कौन करेंगे? तो अंग्रेज सुलझाएंगे। ठीक है, तो राज्यों के विवाद का निपटारा लिख दो। विवाद का निपटारा कौन करेंगे? निपटारा वो करेंगे अंग्रेज कर दो या कंपनी कह दो। बात एक ही है, कंपनी को आप ईस्ट इंडिया कंपनी कह दो या फिर अंग्रेज कह दो, यहाँ एक ही मतलब दोनों का। ठीक है पूरी।
अब समझो, देखो मैंने क्या बोला कि सबसे पहले अब मराठों से परेशान हो गए थे राजपूत राजा, उन्होंने अंग्रेजों से संधि करने की नीति अपनाई। नीति के 1-2 प्रयास हुए लेकिन वो असफल हो गए थे। फिर बाद में सिंधिया के और अंग्रेजों के बीच में, लोड़ा लेक के बीच में युद्ध होता है। उस युद्ध में अंग्रेज जीत गए। इससे राजस्थान के राजा और भी प्रभावित हो गए कि हाँ, हमें अंग्रेजों से संधि करनी चाहिए। तो धीरे धीरे संधि की शुरुआत होती है। संधि 1803 में शुरू होती है, लेकिन शर्त उसके सामने कुछ शर्तें थी। ये शर्तें जो मैंने आपको लिखवाई। अब आप यहाँ तक हमने देख लिया। अब इसके बाद क्या होता है, भरतपुर, अलवर, जयपुर, जोधपुर आदि ने संधि पर हस्ताक्षर कर दिए। सबसे शुरुआत हो गई। अब अंग्रेजों से संधि की शुरुआत हो गई, संधि में शर्तें तय हो गई। अब भरतपुर, अलवर, जयपुर और जोधपुर ने यहाँ पे संधि की शुरुआत कर दी। तो संधि, एक काम कीजिए, आप इतना पहले नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद में जो भी संधि किस राज्यों ने की क्या कंडीशन है वो आगे हम इसके बाद में आगे शुरू करेंगे। पहले आप इतना नोट कर दीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो, अब अगर आपके यहाँ तक हो गया हो तो आगे हम एक एक राज्य का और उन सब के बारे में लिख देते हैं कि किस रियासत ने अंग्रेजों से संधि की थी, कब की थी, वो सारी चीज़ें। ठीक है, देखो ये टॉपिक अपना वही चल रहा है, अंग्रेज व राजपूत राज्य, तो इसी को हमें आगे कंटिन्यू करना है। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि सबसे पहले भरतपुर, अलवर, जयपुर, जोधपुर ने संधि पर हस्ताक्षर कर दिए। 1811 में सेटन के स्थान पर चार्ल्स मेटकोफ दिल्ली का रेजिडेंट बन गया। यानी कि दिल्ली का रेजिडेंट कौन बन गया? चार्ल्स मेटकोफ। उसके बाद क्या होता है, उसने गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो को सुझाव दिया कि मराठों, अमीर खां पिंडारी और जो यहाँ के पिंडारी हुआ करते थे, अमीर खां थे, उन सब की जो विध्वंसकारी कार्रवाई है उनको समाप्त करने के लिए ब्रिटिश संरक्षण में राजपूत राज्यों का एक संघ बना ले। यानी कि जब भरतपुर, अलवर, जयपुर, जोधपुर ने संधि कर ली, उसके बाद में जो नया रेजिडेंट बना वो था मेटकोफ। 1811 में उसने प्लान किया कि पिंडारियों, अमीर खां और जो मराठे हैं इनके विरोध में राजपूतों का एक संघ बनना चाहिए। पहले यहाँ तक हम लिखते हैं। देखो, सबसे पहले भरतपुर, अलवर, जयपुर, कौन सा पुर? जयपुर, भरतपुर, अलवर, जयपुर और एक अपने हैं जोधपुर। इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने अंग्रेजों से संधि कर ली। इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की। क्या की? संधि की। किसने की? तो इन 4 राज्यों ने। अब देखो, अब मैंने बोला कि आपके 1811 के अंदर कौन आएंगे? दिल्ली में मेटकोफ। कौन आ जाएंगे? चार्ल्स मेटकोफ। 1811 में रेजिडेंट, दिल्ली का क्या था? रेजिडेंट, दिल्ली के रेजिडेंट कौन थे? चार्ल्स मेटकोफ। चार्ल्स मेटकोफ ने, इन्होंने क्या किया? चार्ल्स मेटकोफ क्या करते हैं कि ये जो यहाँ के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड मिंटो, उनको सुझाव देते हैं कि अंग्रेजों का जो राजपूत राज्यों का एक संघ बनना चाहिए। मेटकोफ ने किसको? तो गवर्नर को, भारत के जो गवर्नर जनरल थे, भारत के गवर्नर जनरल थे भारत के, वो कौन थे उस समय? लॉर्ड मिंटो। कौन थे? लॉर्ड मिंटो को राजपूतों का संघ बनाने का सुझाव दिया। क्या दिया? सुझाव दिया। देखो, ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें किसी गाइड में कहीं नहीं मिलते हैं। ये राजस्थान नदी की किताबों में इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट जो अपने जो मेन इंपॉर्टेंट फैक्टें मिलते हैं, ये फैक्ट आप देख लेना, किसी गाइड के अंदर आपको नहीं मिलेंगे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट किताबें जो अपन पढ़ रहे हैं, ये इसके बाद 10th की पढ़ेंगे, 11th की, 12th की, तो सारे आपको अच्छे से पॉइंट बना के लिख लेना। ठीक है, देखो अब क्या होता है, चार्ल्स मेटकोफ ने सुझाव दे दिया कि राजपूत राज्यों का एक संघ बनना चाहिए। क्यों बनना चाहिए? क्योंकि जो अंग्रेज क्या करेंगे, जो मराठा है, अमीर खां है और इनके जो अन्य पिंडारी है, वो सब जो नीतियाँ अपना रहे हैं उनको समाप्त करेंगे। कौन करेंगे? अंग्रेज। इसलिए राजपूत राज्यों का एक संघ बन जाए ताकि ब्रिटिश संरक्षण उस पर रहे।
तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड हेस्टिंग्स सभी विरोधियों का दमन करके भारत में कंपनी की सर्वोत्तम सत्ता स्थापित करना चाहते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या करते हैं, जब जब गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो चले गए, उसके बाद में गवर्नर जनरल बनते लॉर्ड हेस्टिंग। और लॉर्ड हेस्टिंग जब गवर्नर जनरल बन गए तो उन्होंने जो जितने भी मराठा और जितने भी पिंडारी वगैरह थे उनका विरोधी जो थे उन सबका दमन करना वो लॉर्ड हेस्टिंग चाहते थे कि सभी विरोधियों का दमन करे खुद और कंपनी की सर्वोच्च सत्ता स्थापित कर ले, कहाँ पे, भारत में। किंतु यह तभी संभव था जब क्या हो, होलकर और सिंधिया को उनके राज्यों में सीमित कर दिया जाए। यानी कि लॉर्ड हेस्टिंग जब गवर्नर जनरल बन गए, उनकी इच्छा थी कि वो भारत में जितने भी विरोधी राज्य हैं उन सबका दमन करे। लेकिन ये पॉसिबल कब था, जब दक्षिण भारत के जो होलकर और सिंधिया थे उनके राज्यों को कम कर देंगे, उनकी शक्तियों को कमजोर कर दे और पिंडारी की जो शक्ति है इन सबको सीमित कर दे, यानी कि इनको कम कर दे, तभी अंग्रेजों को सफलता मिल सकती थी। अब इसके लिए राजपूत राज्यों को संरक्षण में लेना अंग्रेजों के लिए जरूरी था। अंग्रेजों के लिए राजपूतों का संघ बनाना क्यों जरूरी था, क्योंकि जो पिंडारी है, जो सिंधिया है, जो होलकर है, उनका दमन करना बहुत जरूरी था, क्योंकि ये राज्य बहुत बड़ी शक्तिशाली उस समय दक्षिण भारत में हुआ करते थे। तो अंग्रेज चाहते थे कि इनको हम दबाएं, लेकिन दबाने के लिए हमें राजपूतों की जरूरत पड़ेगी। अब क्या होता है, तो ये राज्य फिर देखो, इसके बाद क्या होता है कि राजपूत जो राज्य थे इसके लिए राजपूत राज्यों को संरक्षण में लेना अंग्रेजों के लिए अनिवार्य हो गया। तो उन्होंने राज्य जो सिंधिया का था, जो होलकर था, पिंडियारों का था, इनके प्रभाव क्षेत्र किसके प्रभाव में थे, ये राजपूतों के प्रभाव में थे। तो राजपूतों पर प्रभाव था होलकर का, सिंधिया का, पिंडियारों का, तो इनको हटाने के लिए राजपूतों का संघ बनाना बहुत जरूरी था। तो इसके बाद अंग्रेज संघ बनाने की नीति आगे लाएंगे, लेकिन पहले आपको यहाँ तक नोट कर देना है, फिर आगे हम लिखते हैं। अब अंग्रेजों ने क्या किया, 1817 के अंदर होलकर से संधि करने का प्रयास किया, होलकर के साथ संधि करके और इन पर अधिकार करने का प्रयत्न किया था, ये आपको ध्यान रखना है। अब इधर मेटकोप का निमंत्रण मिलते ही करौली, कोटा, उदयपुर, बीकानेर, किशनगढ़, जयपुर, जैसलमेर इन राज्यों ने कंपनी से संधि कर ली। क्या कर ली, संधि कर ली। और अंत में क्या होता है, 1823 में जो सिरोही राज्य था उसने भी संधि की। इस प्रकार 1817 से 1823 के दौरान राजस्थान पर पूरा जो अंग्रेज थे उनका ब्रिटिश आधिपत्य क्या हो गया, नियंत्रित हो गया, जो कि 1947 तक चलता रहा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अपने काम की बात जो अपने इससे पहले अपन ने देखा कि दक्षिण भारत के सिंधिया पर क्या किया, वो अपने काम का नहीं है। अपने काम का फैक्ट यहाँ पे है कि मेटकोप के साथ संधि किसने की थी। तो जब मेटकोप यहाँ का जो निमंत्रण था इसका, मेटकोप कौन है, मेटकोप, तो मेटकोप ने संधि, ठीक है, मेटकोप ने संधि कर लिया। फिर आप कह सकते हो मेटकोप को किसका प्रतिनिधि था, ईस्ट इंडिया कंपनी का, ठीक है। तो मेटकोप ने संधि कर ली, यानी कि अंग्रेज, मेटकोप अंग्रेजी है, अंग्रेज से ईस्ट इंडिया कंपनी मानो, मेटकोप को सब बात एक ही है। तो इन्होंने क्या किया, इसने मेटकोप ने संधि की शुरुआत कर दी। अब जो राज्य बचे हुए थे जयपुर के, मतलब अपने राजस्थान के, उनके साथ संधि की, जैसे कि करौली, कोटा, उदयपुर, बीकानेर, किशनगढ़, जयपुर, जैसलमेर, इनके साथ भी संधि स्थापित कर ली। तो करौली, कौन सा रोली आपको ध्यान रखना, पहला है करौली, दूसरा है कोटा, करौली, कोटा। इसके बाद में और भी राज्य होंगे जैसे कि उदयपुर, बीकानेर, किशनगढ़, जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, किशनगढ़, पांचवा है किशनगढ़, छठा है जयपुर, ठीक है, किशनगढ़, जयपुर, जैसलमेर, और सातवां हमारा हो जाएगा जैसलमेर। तो इनके साथ भी संधि कर ली। किसने कर ली, अंग्रेजों ने, यानी कि मेटकोफ ने। इस प्रकार, और ये 1823 में सबसे अंतिम में संधि किसने की, तो सिरोही ने। ये आपको ध्यान रखना है कि सबसे अंत में संधि, सबसे अंत में संधि अंग्रेजों से किसने की थी, तो आपको ध्यान रखना है सिरोही राज्य ने। कौन से राज्य ने, सिरोही राज्य ने। और सिरोही ने संधि कब की थी, तो ये की थी 1823 के अंदर। कब की थी, 1823 के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है।
अब इस प्रकार 1817 से 1823 तक पूरे राजस्थान पर, लगभग पूरे राजस्थान पर ब्रिटिश आधिपत्य यानी कि ब्रिटिशों का अधिकार हो गया था। कब से? 1817 से 1823 के बीच में। ये आपको लिखना है 1817 से 1823 तक राजस्थान पर ब्रिटिश आधिपत्य, ब्रिटिश नियंत्रण कर दो, ब्रिटिश नियंत्रण स्थापित यानी कि राजस्थान पर 1817 से 1823 के तक जो अंग्रेज थे उनका अधिकार हो चुका था। उन्होंने लगभग पूरे राजस्थान पर संधि कर ली थी और यही संधि कब तक चलेगा? ये चलेगा 1947 तक। अब आपको ध्यान रखना है कि 19वीं सदी के आरंभ में 20 रियासतें थी। कितनी रियासत थी? 20 रियासत थी। कहाँ पे? राजस्थान के अंदर। इनमें से 17 थी राजपूतों की, 2 थी जाटों की और 1 थी मुस्लिम शासक की। ठीक है। इन राज्यों के साथ की गई संधियों में कुछ सामान्य शर्तें थी और कुछ विशेष शर्तें थी जो उस राज्य विशेष से संबंधित हुआ करती थी। यानी कि राजस्थान में उस समय 20 रियासतें थी, 20 में से 17 राजपूतों की, 2 जाटों की, 1 मुसलमान की। अब इसमें क्या होता है कि संधि जो अंग्रेज कर रहे थे इनमें बहुत सारी शर्तें थी। हमने कुछ शर्तें तो देख ली है, लेकिन जो अलग अलग शर्तें हैं वो भी आगे हम देख लेंगे। लेकिन पहले आपको यहाँ तक 2 पॉइंट और ध्यान रखने हैं कि यहाँ पे राजस्थान में उस समय रियासतें कितनी थी। तो यहाँ पर लिखो आप 19वीं सदी में राजस्थान में रियासतें कौन सी सत्तें? रियासतें। ठीक है। देखो रियासतें कितनी थी? बराबर 20 थी। कितनी थी? 20। अब देखो ये 20 रियासतें जो थी ये भी अलग अलग थी। इनमें से जो 17 रियासतें थी, कितनी? 17। एक तरफ इनकी हो जाएगी 2 रियासतें और एक हो जाएगा 1। देखो 17 थी राजपूतों की। किसकी थी? राजपूतों की। और जो 2 थी वो थी जो 2 रियासत थे वो थी जाटों की। किसकी? जाटों की। और एक जो थी वो थी मुस्लिम रियासत। कौन सी थी? मुस्लिम रियासत। ये आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि 19वीं सदी में राजस्थान में रियासतें कितनी थी? 20 थी। 20 में से राजपूतों की कितनी थी? 17 थी। जाटों की कितनी थी? 2 थी। और मुसलमानों की कितनी थी? 1 रियासतें थी। आपको यहाँ तक नोट कर देना है पहले। इसके बाद में हम अब ये हमारी पूरी ये हो गई कि अंग्रेजों से राजपूतों की संधि। अब एक चीज़ हम लिख लेते हैं कि अंग्रेजों के साथ राजपूत राजाओं की जो संधि थी, जिन जिन राज्यों ने संधि की उस समय उनके शासक कौन हुआ करते थे, ये बातें हम लिख लेते हैं। लेकिन पहले आप यहाँ तक नोट कर लीजिए। चलिए अब सुनिए, अगर आपके यहाँ तक नोट हो गया हो तो हम कुछ बातें पहले लिख लेते हैं, फिर हम जो राजा थे क्रांति के समय राजा कौन से थे वो सारी चीज़ें हम लिख देंगे। लेकिन पहले हमने संधि वाला टॉपिक पूरा कर लेते हैं, क्योंकि हमारा अंग्रेज राजपूत संबंध चल रहा है, तो यहाँ पे हम संधि वाला टॉपिक पूरा कर लेते हैं। तो एक बात और आप लिख लीजिए, जो नए राज्य रियासतें थी, अभी 19 रियासत 20 रियासतें हैं, तो नए कुछ शर्तें क्या थी। मैंने जो मुख्य शर्तें थी पहले वो तो लिखवा दी, लेकिन जो कुछ नई शर्तें थी और प्रमुख शर्तें थी तो वो लिख देते हैं हम एक बार। संधि की एक बार और आप हेडिंग बना के लिख दीजिए, संधि की शर्तें, क्योंकि ये शर्तें कुछ विशिष्ट थी। अब ये शर्तें अलग थी, शुरुआत में शर्तें इनकी अलग हुआ करती थी, अब ये नई नई शर्तें हुआ करती थी। देखो पहली शर्त थी कि संधि द्वारा जो रियासती शासक है वहाँ पे अंग्रेजों की सर्वोच्च अधीनता स्वीकार कर लेगा। ठीक है, यानी कि अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्वीकार करेंगे कौन? जो भी शासक होंगे वो। पहली बात कि यहाँ पे सर्वोच्च कौन हो जाएंगे? संधि करने के बाद सर्वोच्च कौन हो जाएंगे? सर्वोच्च होंगे अंग्रेज। कौन हो जाएंगे? अंग्रेज। ये कौन स्वीकार कर लेंगे? ये स्वीकार कर लेंगे। ऐसा स्वीकार कौन करेंगे? तो स्वीकार करेंगे राजपूत राजा। कौन करेंगे? राजपूत राजा। ध्यान रखना कि संधि में ये निर्णय लिया गया कि इसके बाद में अंग्रेज क्या हो जाएंगे? सर्वोच्च हो जाएंगे। और ऐसा स्वीकार किसको करना? राजपूत राजाओं को, यानी कि अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करनी है। यही मान लो आप नॉर्मल सा। सेकंड, अंग्रेजों ने रियासती राजाओं को वंशानुगत राज्याधिकार स्वीकार कर लिया और अंग्रेजों ने मान लिया, अंग्रेजों भी राज्य हो गए। अंग्रेजों ने बोला कि ठीक है, अंग्रेजों ने भी वंशानुगत, जो राजपूतों का वंशानुगत अधिकार था, राजपूतों का वंशानुगत
नुगत, जो वंशानुगत इनका राजा बनने का जो परंपरा चल रही थी, ठीक है, वंशानुगत राज्याधिकार का जो परंपरा थी उनको स्वीकार कर लिया। राज्याधिकार यानी कि वंशानुगत राजा कौन बनेगा, उनकी मतलब राजा का बेटा राजा बनेगा, ये सिस्टम को स्वीकार कर लिया। किसने स्वीकार कर लिया? अंग्रेजों ने। राज्याधिकार स्वीकार, क्या कर लिया? स्वीकार कि अब राजपूत राजा, उनका जो बेटा राजा बनेगा वो ही चलता रहेगा, ये अंग्रेजों ने मान लिया। थर्ड शर्त हो गई कि अंग्रेजों ने बाहरी आक्रमण से प्रत्येक राज्य की सुरक्षा और आंतरिक शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने में सहायता का आश्वासन दिया। मैंने क्या बोला कि मैंने ये शर्तें पहले लिखवा दी है, मैंने 4-5 शर्तें लिखवाई थी पहले, लेकिन कुछ विशिष्ट शर्तें जो उस समय नहीं लिख पाए थे अपन, और विशिष्ट है जो बाद में जुड़ी, वो अपन लिख रहे हैं। ये तो मैंने जो लिखवा दी थी राज्य की सुरक्षा का जिम्मा अंग्रेज लेंगे, ये अपने काम की नहीं है, तो आगे लिखो। आगे चौथी शर्त है, संधि करने वाले प्रत्येक राज्य में एक अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट रखना तय हो गया। यानी कि अब अंग्रेज क्या करेंगे कि जहाँ जिस राज्य ने संधि की है उन राज्यों में अपना एक प्रतिनिधि भेजेंगे, वो प्रतिनिधि कहलाएगा पॉलिटिकल एजेंट, ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही यह आश्वासन भी दिया गया कि पॉलिटिकल एजेंट उनके राज्य कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। पॉलिटिकल एजेंट अंग्रेज भेज तो देंगे, लेकिन वो पॉलिटिकल एजेंट जो राजा होगा उसका किसी भी कार्य में हस्तक्षेप करेगा नहीं, ये आपको ध्यान रखना है। तीसरी शर्त कि अंग्रेज अपना प्रतिनिधि यानी कि स्लैश करके लिख देना है, जिसको अपन कहते थे पॉलिटिकल एजेंट भेजेंगे। कहाँ भेजेंगे? तो रियासतों के अंदर, ठीक है, भेजेंगे। लेकिन ये पॉलिटिकल एजेंट जो है ये हस्तक्षेप नहीं करेगा, किसी भी मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। उनका जो राजा का जो आंतरिक मामला होगा उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। चौथा पॉइंट हो गया, तीसरा पॉइंट हो गया। अब चौथा पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ब्रिटिश संरक्षण के बदले रियासती शासकों को अपनी विदेश नीति अंग्रेजों को सौंपनी पड़ेगी और अपने आपसी विवादों को अंग्रेजों की मध्यस्थता से प्रस्तुत करने का वादा करना पड़ेगा। यानी कि अब ब्रिटिश, यहाँ पे एक संधि और आ गई, संधि थी कि राजा किसके अधीन हो गए? ब्रिटिशों के। तो ब्रिटिश जैसा करेंगे वैसा उनको करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि विदेशी जो मामले हैं, कौन से मामले? विदेशी, कि मान लो मेवाड़ रियासत है तो मेवाड़ के विदेशी कौन हो गए? मारवाड़, डूंगरपुर के वनभागड़ हो गई, ऐसे करके अलग अलग जो दूसरी रियासतें थी वो विदेशी कहलाएगी उस समय। तो वो रियासत अगर विदेशी रियासत से कोई संबंध रखना चाह रही है तो उससे पहले अंग्रेजों से मदद, मतलब अंग्रेजों से क्या कहते हैं, अंग्रेजों से अनुमति लेनी पड़ेगी। हाँ, अनुमति लेनी पड़ेगी। तो ये विदेशी नीति जो थी वो अंग्रेजों को सौंपनी पड़ेगी, और अगर झगड़ा कुछ हुआ रियासत के अंदर तो वो अंग्रेज ही निपटाएंगे। तो ये मैंने अंग्रेजी विवाद का निपटारा अंग्रेज करेंगे, ये मैंने लिखवा दिया है। लेकिन विदेश नीति अंग्रेजों को सौंपनी पड़ेगी, ये आपको लिख देना है। चौथा है विदेश नीति किसको मिलेगी? अंग्रेजों को। किसको? अंग्रेजों को, ठीक है। तो जो राज्यों की विदेश नीति है उस पर अधिकार किसका होगा? अंग्रेजों का अधिकार है। तो आप पहले यहां तक लिख लीजिए। अब ये कुछ रियासतें हो गई, इसके बाद में एक दो और संधियाँ और शर्तें आती है। एक शर्त ये भी बन गई थी बाद में जाके कि जो भी जितने भी सैनिक पड़े हैं किसी शासक के पास, वो शासक अगर जरूरत पड़ी तो वो शासक सारे अपने जितने भी सैनिक हैं वो अंग्रेजों को सौंपेगा। ये भी संधि याद रखनी है। एक और संधि थी कि अंग्रेजों को वार्षिक खिराज देने संबंधी धारा सभी राज्यों की विधियों में अलग अलग थी, और वार्षिक खिराज जो अंग्रेज वसूलते थे वो सभी राज्यों के लिए अलग अलग तय कर दी गई। ये आपको ध्यान रखना है। पांचवा आपको ध्यान रखना है कि आवश्यकता पड़ने पर जो राज्य है, जितने भी राजपूत राज्य है, राज्य अपने सैनिक अंग्रेजों को सौंप देंगे। क्या कर देंगे? सौंप देंगे कि अंग्रेजों को जब भी आवश्यकता पड़ी, सैनिकों की मदद चाहिए, तो अंग्रेजों को जब सैनिकों की जरूरत पड़ेगी तब सारे राजपूत राज्य सैनिक भिजवा देंगे। ये भी संधि के तहत तय हो गया। और लास्ट में जो वार्षिक खिराज था उससे संबंधित भी एक नियम तय हो गया, लेकिन ये सभी राज्यों में अलग अलग हुआ करता था। तो लास्ट आपको ध्यान रखना है। छठा, वार्षिक खिराज जो कौन वसूलते थे? अंग्रेज वसूलते थे। किससे? राजपूत रियासतों थे। वार्षिक खिराज, ठीक है। तो वार्षिक खिराज कौन वसूलेंगे? अंग्रेज वसूलेंगे।
ये आपको ध्यान रखना है कि डेली मतलब हर साल 10.5 साल अंग्रेज़ों को मतलब जो राजपूत राजा है वो अंग्रेज़ों को खिराज के रूप में कर देंगे। यहाँ तक आपको ध्यान रखना है। अब सुनो खिराज क्या है। तो खिराज जो मैंने लिखा अभी वो खिराज है क्या। खिराज की यह राशि निर्धारित करने के लिए मराठों को दिए जाने वाले खिराज को आधार बनाया गया। ठीक है, कि खिराज का पैसा कितना होगा, तो इसके लिए राशि कैसे निर्धारित करें। तो निर्धारित करने के लिए क्या किया कि मराठों को जो खिराज देते हैं उसको आधार बना दिया कि जो पहले राजपूत राजा मराठों को देते थे, उसके बाद में जो खिराज मराठों को दिया गया उसी को आधार बनाते हुए अंग्रेजों ने अपनी नीति बनाई। नीति क्या बनाई, ब्रिटिश संरक्षण स्वीकार करने के फलस्वरूप राजस्थान के रियासती नरेशों को सुरक्षा तो प्राप्त हो गई, पर उन्हें अपनी स्वतंत्रता खोनी पड़ी। अब ऐसा सब कर तो लिया अंग्रेजों ने, खिराज वगैरह सब, लेकिन यहाँ पे आप देखो कि इतनी शर्तें हो गई तो क्या आपको लगता है कि जो राजा थे यहाँ के स्वतंत्र रहे? नहीं, अब वो स्वतंत्र नहीं रहे, अब वो गुलाम किसके बन गए, अंग्रेजों की। इतनी संधियाँ थोप दी, अब इसमें राजा तो रहे नहीं, वो तो एक कठपुतली बन के रह गया। तो भले अंग्रेजों की संधि तो हो गई, मराठों से सुरक्षा भी मिल गई, संधि भी हो गई अंग्रेजों से, लेकिन राजपूत राजा अब गुलाम बन गए। किसके बन गए गुलाम, तो गुलाम बन गए अंग्रेजों के। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, अब आपकी संधिया आपने अगर नोट कर लिया हो तो इसके बारे में 2-3 पॉइंट और है, वो आपको देख लेना है एक बार। पहले अपन इतना साफ कर देते हैं, इतना अपने हो गया हो तो आगे हम पढ़ेंगे कि अभी संधियाँ हो गई, इस संधि के प्रभाव क्या हो गए। अंग्रेजों और राजपूतों की जो संधियाँ चल रही थी, हमने संधि देखा, अब इस संधि के प्रभाव देखेंगे अपन कि संधि की टॉपिक अपना वही चल रहा है, अंग्रेज व राजपूत टॉपिक वही चल रहा है। अब इस संधि के प्रभाव क्या होते हैं वो देखते हैं अपन। देखो, उपरयुक्त संधियों का राजस्थान के राज्यों पर बहुविध प्रभाव पड़ा, यानी कि प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ा। क्या पड़ा, तो कंपनी सरकार को नियमित रूप से खिराज देने से राजस्थान के राज्यों की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई। आपको लिखना है संधि के प्रभाव, इसी के अंदर टॉपिक हमारा है, पॉइंट है संधि के प्रभाव। संधि के प्रभाव, अब इससे क्या प्रभाव पड़े, ठीक है। प्रभाव देखो, पहला प्रभाव पड़ता है कि आर्थिक स्थिति, यहाँ के जो राज्य थे राजपूत राज्य, उनकी आर्थिक स्थिति गड़बड़ा गई, आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गई, यानी कि उनके पास अब पैसा बहुत कम रहने लगा, क्योंकि पैसा कहाँ जा रहा है, अंग्रेजों के पास। सेकंड पॉइंट आपको लिखना है कि पॉलिटिकल एजेंट राज्य में व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर निरंतर हस्तक्षेप करने लगे। बात क्या हुई थी कि पॉलिटिकल एजेंट हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन पॉलिटिकल एजेंट क्या कर रहे हैं, हस्तक्षेप कर रहे हैं। पॉलिटिकल एजेंट का हस्तक्षेप, जो पॉलिटिकल एजेंट थे उससे भी क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हस्तक्षेप कर रहे हैं। ये आपको ध्यान रखना है। थर्ड समस्या क्या उत्पन्न हो गई, तो शासन कार्य और अधिकारों में आई कमी के कारण राजा शासन संबंधी कार्यों के प्रति उदासीन रहने लगे। ऐसी परिस्थितियों में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट राज्य में तानाशाह बन गए। कंपनी द्वारा खिराज वसूल करने के अलावा समय समय पर कई खर्चे बलात् थोप दिए जाते थे। यानी क्या हो गया कि अब राजा कुछ काम का रहा है नहीं, तो राजा अब निठल्ले बन के बैठे रहे। राजा के पहले इतने अधिकार हुआ करते थे, बहुत कुछ करता था, अब राजा के पास अधिकार ही नहीं बने, तो राजा न निर्माण कार्य पर ध्यान दे रहा है, न कला संस्कृति पे ध्यान दे रहा है। अब राजा पूरे अंग्रेजों के कठपुतली बन के खुद का जीवन यापन और खुद के मजे लेने में व्यस्त है। पूरी तरह से वो निठल्ला बन चुका है। यहाँ के राजा अब इतने पूरी तरह से उदासीन हो चुके हैं कि अब उनको कोई काम धंधा करने का भी मन नहीं कर रहा है। अब क्या होता है कि कंपनी द्वारा खिराज वसूल करने के अलावा कंपनी क्या करती, बार बार कुछ न कुछ खर्चे थोपती रहती। किस पे थोपती थी, अपने राजाओं के ऊपर। अंग्रेजों ने राज्यों के आर्थिक साधनों पर भी अधिकार करने का प्रयास कर दिया। नमक उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र सांभर झील और मेवाड़ के अफीम उत्पादन क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा पॉइंट लिखना है कि सांभर झील यहाँ पे किसका उत्पादन होता है, यहाँ पे उत्पादन हो रहा था नमक का। किसका, नमक का। सांभर झील में उत्पादन हो रहा था नमक का। और दूसरी आपको ध्यान रखना है, दूसरी होती है अफीम की खेती होती है मेवाड़ पर। मेवाड़ के कुछ क्षेत्र थे, मेवाड़ में क्या थे, अफीम। तो अफीम के कुछ इलाके थे और सांभर झील थी मेवाड़ में। सांभर झील जो थी जयपुर में, अजमेर में, सांभर झील से नमक निकलता था और मेवाड़ से अफीम निकलती थी। तो यहाँ से इन पर भी किसका अधिकार हो गया, अधिकार किसने कर लिया, तो ईस्ट इंडिया
कंपनी ने, कि इस पर भी नियंत्रण कर दिया कि यहाँ के जो क्षेत्र थे जहाँ से व्यापार हुआ करता था, जो आर्थिक साधन हुआ करते थे, उन पर भी अधिकार हो गया। किसका अधिकार हो गया? अंग्रेजों का। शांति और व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर लगभग सभी राज्यों में अंग्रेजी सैनिक टुकड़ियाँ स्थापित कर दी गई, जिनका खर्च भी संबंधित राज्यों को ही वहन करना पड़ता था। भारी खिराज पर ब्याज और अन्य खर्चों के थोपे जाने के कारण राज्यों की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर पड़ गई। यानी क्या हो गया कि अब जो अंग्रेज थे उन्होंने शांति व्यवस्था बनाए रखने पड़ेंगे, मतलब कहा कि संधि हुई थी कि शांति व्यवस्था कौन बनाएंगे? अंग्रेज बनाएंगे। तो शांति व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर अंग्रेजों ने बहुत बड़ी सैनिक भर्ती शुरू कर दी और सैनिक टुकड़ियाँ बनाने लगे। सैनिक टुकड़ियाँ का जो खर्चा होता है वो खर्चा किस पे थोप दिया? रियासतों पर थोप दिया। तो इससे आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो गई। तो एक पॉइंट और आपको लिख लेना है। तीसरा, चौथा पॉइंट, सैनिक टुकड़ियाँ, सैनिक टुकड़ियों का खर्चा किस पर थोपा? तो रियासतों पर थोप दिया। जो राजस्थान की रियासतें थी उन पर थोप दिया कि ये सब अब जो खर्चा होगा सैनिक टुकड़ियों का, वो अपने अपने रियासतों का खर्चा कौन उठाएंगे? अपने राजा ही उठाएंगे, रियासतें ही उठाएगी। तो इस प्रकार से अंग्रेजों की अपने राजपूत राज्यों की कंडीशन बहुत ख़राब हो गई थी। तो दोस्तों इसके आगे की जो बातें आएगी 18 शताब्दी की क्रांति की, अब धीरे धीरे अगले कल से 18 शताब्दी की क्रांति जो रियल क्रांति होती है उसके बारे में राजस्थान में किस प्रकार क्या क्या कंडीशन ऐसी उत्पन्न हो गई। पहली कंडीशन तो उत्पन्न हो गई, आर्थिक स्थिति खराब हो रही है, बाकी सब परिणाम निकल गए। अब इन परिणामों से क्या होगा? 1800 शताब्दी की क्रांति पनपेगी। अब वो क्रांति कैसे होगी, क्या घटनाएं होगी, उनमें किस राज्य में क्या होगा, किसकी क्या भूमिका रहेगी, उस समय राजा कौन रहेगा, उस समय पॉलिटिकल एजेंट कौन रहेगा, ये सारी बातें हम अगले वीडियो में करेंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वाला वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। ये पूरी क्लास आपने अच्छे से समझी होगी। जो भी शॉर्ट नोट्स बनाए हैं मैंने, वो आपको लगा होगा कि ये बहुत कंटेंट अच्छा लग रहा है। अगर आपको हमारे कंटेंट, हमारे शॉर्ट नोट्स बनाने का तरीका और हमारे पढ़ाने का तरीका अगर पसंद आ रहा है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल एकलव्य क्लासेस पर जुड़कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।